नमस्कार। आज के इतिहास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। कहते हैं कि इतिहास से अच्छा कोई शिक्षक नहीं होता। इतिहास न सिर्फ अपने में घटनाओं को समेटे होता है, बल्कि इन घटनाओं से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज 16 मई को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों पर अपना प्रभाव छोड़ा, और साथ ही आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में हम बात करेंगे और उनकी भी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के सफर पर, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्किम के बारे में। आज ही के दिन सिक्किम की स्थापना हुई थी। जी हाँ, आज ही के दिन सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं सिक्किम के बारे में अपने इस खास रिपोर्ट में। सिक्किम का स्थापना दिवस 16 मई को मनाया जाता है। सिक्किम नामग्याल राजतंत्र द्वारा शासित एक स्वतंत्र राज्य था। उन्नीस में हुए जनमत संग्रह के बाद यह भारत में विलीन हो गया। इस जनमत संग्रह के बाद राजशाही का अंत और भारतीय संविधान की नियम प्रणाली के अंतर्गत यहाँ प्रजातंत्र का उदय हुआ। सिक्किम भारत का एक पहाड़ी राज्य है। अंगूठे के आकार वाला ये राज्य अपनी हरी भरी वनस्पति, सुंदर प्राकृतिक वादियों और जैव विविधता के लिए एक पसंदीदा स्थान है। अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया में प्रसिद्ध सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। गंगटोक राजधानी होने के साथ साथ सिक्किम का सबसे बड़ा शहर है। भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य होने के बावजूद सिक्किम प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। यह देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। दक्षिण से यह पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है, दक्षिण पूर्व में भूटान से, पश्चिम में नेपाल और चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में उत्तर पूर्वीय हिस्से पर स्थित है। बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों, फूलों के गुच्छों से लदे मैदान, चमकदार रंग बिरंगी संस्कृति और त्योहारों के बीच सैलानी यहाँ बहुत सुकून महसूस करते हैं। सिक्किम, जो दुनिया भर में अपने प्राकृतिक नजारों और सुंदर दृश्यों के लिए मशहूर है, यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए लोग दूर दूर से यहाँ पहुँचते हैं और मौसम और प्रकृति का आनंद लेते हैं। कंचनजंगा पर्वत एक साफ सुथरे राज्य की शान है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, जिससे गंगटोक से देखा जा सकता है। सिक्किम में गर्म पानी के अनेक झरने हैं, जो बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं गंगटोक में देखे जाने वाली जगहों में खास ऐंची मठ, स्थायी पुष्प प्रदर्शनी, जो व्हाइट मेमोरियल हॉल के पास व्हाइट हॉल में लगाई जाती है। डोड्रल चार्टन स्तूप, हथकरघा और दस्तकारी केंद्र, नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टेबोटोलॉजी, सरमासा गार्डन, रामटेक धर्म चक्र केंद्र, जवाहर नेहरू वनस्पति उद्यान, ताशी व्यू पॉइंट आदि हैं। गंगटोक में पीलिंग, युक्सम, मंगन, जोरथांग, गेजिंग भी सिक्किम के पर्यटन स्थल हैं। जो सैलानी सिक्किम आते हैं वह कंचनजंगा नेशनल पार्क भी जरूर देखते हैं। यह क्षेत्र आरक्षित वनों के तहत आता है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ कोई भी रिहाइश नहीं है।
अभी आपने जाना सिक्किम के इतिहास के बारे में। अब हम बात करेंगे प्रसिद्ध कथाकार गुलशेर खां शानी के बारे में। आज ही के दिन गुलशेर खां का जन्म हुआ था, तो चलिए जानते हैं गुलशेर खां के बारे में। गुलशेर खां शानी प्रसिद्ध कथाकार एवं साहित्य अकादमी की पत्रकारिता, समकालीन भारतीय साहित्य और साक्षात्कार के संस्थापक संपादक थे। नव भारत टाइम्स में भी इन्होंने कुछ समय काम किया। अनेक भारतीय भाषाओं के अलावा रूसी, लिथुआनी, चेक और अंग्रेजी में इनकी रचनाएं अनुदित हुई। मध्य प्रदेश के शिखर सम्मान से अलंकृत और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत किए गए। 16 मई 1933 को जगदलपुर में जन्मे शानी ने अपनी लेखनी का सफर जगदलपुर से प्रारंभ कर ग्वालियर, फिर भोपाल और दिल्ली तक तय किया। वे मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, भोपाल के सचिव और परिषद की साहित्यिक पत्रकारिता साक्षात्कार के संस्थापक संपादक रहे। दिल्ली में वे नव भारत टाइम्स के सहायक संपादक भी रहे और साहित्य अकादमी से संबद्ध हो गए। साहित्य अकादमी की पत्रिका समकालीन भारतीय साहित्य के भी वे संस्थापक संपादक रहे। इस संपूर्ण यात्रा में शानी साहित्य और प्रशासनिक पदों की ऊंचाइयों को निरंतर छूते रहे। मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त शानी बस्तर जैसे आदिवासी इलाकों में रहने के बावजूद अंग्रेजी, उर्दू और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने एक विदेशी समाज विज्ञानी के आदिवासियों पर किए जा रहे शोध पर पूरा सहयोग किया। और शोध अवधि तक उनके साथ सुदूर बस्तर के अंदरूनी इलाकों में घूमते रहे। कहा जाता है कि उनकी दूसरी कृति साल वनों की द्वीपीय इसी यात्रा के संस्मरण के अनुभवों में पिरोई गई है। उनकी इस कृति की प्रस्तावना उसी विदेशी ने लिखी और शानी ने इस कृति को प्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर कांति कुमार जैन, जो उस समय जगदलपुर महाविद्यालय में भी पदस्थ थे, को समर्पित किया है। शालवानों के द्वीपीय एक औपन्यासिक यात्रा वृत्त है। मान्यता है कि बस्तर का जैसा अंतरंग चित्र इस कृति में है, वैसा हिंदी में अन्यंत्र नहीं है। शानी ने सांप और सीढ़ी, फूल तोड़ना मना है, एक लड़की की डायरी और काला जल जैसे उपन्यास लिखे। लगातार विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपते हुए बम्बूल की छांव, डाली नहीं फूलती, छोटे घेरे का विद्रोह, एक से मकानों का नगर, युद्ध, शर्त क्या हुआ, बिरादरी और सड़क पार करते हुए नाम से कहानी संग्रह व प्रसिद्ध संस्मरण शालवानों का द्वीप लिखा। शानी ने अपनी यह समस्त लेखनी जगदलपुर में रहते हुए ही लगभग 6-7 वर्षों में ही की। जगदलपुर से निकलने के बाद उन्होंने अपनी उल्लेखनीय लेखनी को विराम दिया। बस्तर के बैला डेला खदान कर्मियों के जीवन पर, तत्कालीन परिस्थितियों पर उपन्यास लिखने की उनकी कामना मन में ही रही और 10 फरवरी 1995 को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए।
अभी आपने जाना प्रसिद्ध कथाकार गुलशेर खां के बारे में। अब हम बात करेंगे मशहूर बिजनेसमैन रूसी मोदी के बारे में। बिजनेसमैन रूसी मोदी का आज ही के दिन देहांत हुआ था। तो चलिए जानते हैं रूसी मोदी के बारे में। रुस्तम जी होमुस जी मोदी संक्षिप्त नाम रूसी मोदी टाटा समूह के शीर्ष सदस्य थे। रूसी मोदी का जन्म 17 मई 1918 को बम्बई प्रेसिडेंसी में एक पारसी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सर होमी मोदी था और माता लेडी जेराबाई थी। इनके 2 भाई थे। रूसी मोदी का विवाह सिलू मोगा सेठ से हुआ था। इनकी कोई संतान नहीं थी। रूसी मोदी की प्रारंभिक शिक्षा भारत में ही हुई थी। हालांकि आगे की शिक्षा पूरी करने के लिए उन्हें विदेश भेज दिया गया था। उन्होंने लंदन के हैरी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। और फिर वहीं के क्राइस्ट चर्च कॉलेज ऑक्सफोर्ड से अपनी स्नातक की शिक्षा पूर्ण की। वे एयर इंडिया और तत्कालीन इंडियन एयरलाइंस के पूर्व संयुक्त अध्यक्ष और टाटा स्टील के सीएमडी रहे। रूसी मोदी वर्ष 1939 में तत्कालीन टेस्को कंपनी में दैनिक वेतन भोगी के तौर पर एक प्रशिक्षु के रूप में जुड़े थे। तब उन्हें 50 पैसे दैनिक वेतन मिलता था। धीरे धीरे वे कंपनी के लिए काम करते गए और 1993 में टाटा स्टील के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इन्होंने जमशेदपुर में स्ताप नगरी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आमतौर पर बड़े बाप के अधिकतर बच्चे मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा होते हैं। इनको कम और बिना अभिनव के और योग्यता की परख किए बिना बड़ी कंपनी में ऊंचा पद आराम से मिल जाता है। पर इनके पिता ने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रूप में भी इन्हें रख लिया जाता। बता दें कि रूसी मोदी के पिता सर होमी मोदी संयुक्त प्रांत के गवर्नर थे। रूसी मोदी उनके दूसरे बेटे थे। उनके पिता ने नौकरी के लिए रूसी को टाटा स्टील के जमशेद जी टाटा के पास भेज दिया। वहीं रूसी मोदी 16 मई 2014 में दुनिया को छोड़कर चले गए। तो अभी हमने जाना बिजनेसमैन रूसी मोदी के बारे में, जो आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। आगे हम बात करेंगे ऑस्कर अवार्ड के बारे में, जिसकी शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है ऑस्कर अवार्ड और आखिर क्यों फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हर निर्देशक और एक्टर का इसे पाना सपना होता है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हर निर्देशक और एक्टर का सपना होता है ऑस्कर अवार्ड्स को जीतना। इसे दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है। यह अकादमी अवार्ड्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड्स की शुरुआत 16 मई 1929 को हुई थी। पहली बार यह अवार्ड शो हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल के ब्लॉसम रूम में आयोजित हुए थे। ऑस्कर अवार्ड्स में ट्रॉफी की भी खास अहमियत होती है। इसकी ऊंचाई 13.5 इंच और वजन 8.5 पाउंड होता है।
इस ट्रॉफी को मेट्रो गोल्डविन मेयर के चीफ आर्ट डायरेक्टर कैड्रिक गिबन्स ने डिजाइन किया था। 1950 के बाद से इन प्रतिमाओं के साथ यह कानूनी नियम लगा दिया गया कि ना तो विजेता और ना ही उनके उत्तराधिकारी इसे बेच सकते हैं। और उन्हें पहले इस प्रतिमा को अकादमी को $1 में बेचना होगा। यदि कोई विजेता इस शर्त के लिए सहमति से मना कर देता है तो अकादमी प्रतिमा को रख लेती है। ऐसे अकादमी पुरस्कारों को जो इस समझौते द्वारा संरक्षित नहीं थे, उन्हें सार्वजनिक नीलामी और निजी सौदों में 6 अंकों में बेचा गया। हालांकि ऑस्कर प्रतिमा प्राप्तकर्ता के स्वामित्व में रहती है या खुले बाजार में नहीं पहुंचाई जा सकती। माइकल टोड के पोते द्वारा टोड की ऑस्कर प्रतिमा को बेचने के प्रयास के मामले में पता चलता है कि ऐसे लोग भी हैं जो इस बात से सहमत नहीं हैं। जब टोड के पोते ने एक फिल्म सामग्री संग्राहक को टोड की ऑस्कर प्रतिमा बेचने का प्रयास किया तो अकादमी ने एक स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करते हुए कानूनी लड़ाई जीत ली। हालांकि ऑस्कर का बिक्री लेन देन सफल रहा है। कुछ खरीदारों ने उन्हें वापस अकादमी को लौटा दिया, जो उन्हें अपने खजाने में रखती है। वहीं 2004 के बाद से अकादमी पुरस्कार नामांकन के परिणाम को जनवरी के अंत में जनता के लिए घोषित किया जाता है। 2004 से पहले नामांकन नतीजों को सार्वजनिक रूप से फरवरी के आरंभ में घोषित किया जाता था। प्रथम पुरस्कार 16 मई 1929 को 270 दर्शकों के सामने हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में एक निजी भोज के दौरान दिए गए। अकादमी पुरस्कार के पश्चात होने वाली पार्टी होटल मेफेयर में आयोजित की गई। उस रात के उत्सव के लिए अतिथि टिकटों की कीमत $5 थी। पंद्रह लघु प्रतिमाएं इसमें प्रदान की गई, जिनके द्वारा 1927-1928 की अवधि के दौरान कलाकारों, निर्देशकों और उस समय की फिल्म निर्माण उद्योग की अन्य हस्तियों को उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। विजेताओं की घोषणा 3 महीने पहले ही कर दी गई थी, लेकिन 1930 में दूसरे अकादमी पुरस्कार सम्मान समारोह में इसे बदल दिया गया। उनके बाद से और प्रथम दशक के दौरान परिणामों को पुरस्कार की रात 11 बजे समाचार पत्रों को प्रकाशन के लिए दिया जाता था। इस अवधि का इस्तेमाल तब तक किया गया जब लॉस एंजेलिस टाइम्स ने समारोह के शुरू होने के पहले ही विजेताओं की घोषणा कर दी। परिणाम स्वरूप अकादमी ने 1941 के बाद से विजेताओं के नाम की घोषणा के लिए एक सील बंद लिफाफे का प्रयोग किया। पहले 6 समारोह के लिए पात्रता की अवधि 2 कैलेंडर वर्ष की होती थी। उदाहरण के लिए द्वितीय अकादमी पुरस्कार, जिनका आयोजन 3 अप्रैल 1930 को किया गया, उसके लिए उन फिल्मों पर विचार किया गया जो 1 अगस्त 1928 और 31 जुलाई 1929 के बीच जारी की गई थी। 1935 में आयोजित 7वें अकादमी पुरस्कार से शुरू हुए पात्रता की अवधि 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पिछला पूर्ण कैलेंडर वर्ष कर दिया गया।
तो आज के इतिहास में फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए इतिहास के साथ, तब तक के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।